नमस्कार, मैं आशीष पांडे, प्रत्यंचा नाटक मंडली का एक प्रमुख सदस्य। और यथाकर्म थिएटर ग्रुप के फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड एक्टर। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सर के साथ। हमारा एक नाटक आने वाला है 3 अप्रैल को मंडी हाउस LTG ब्लैक कैनवस में। जायज़ हत्यारे, अल्बर्ट कामू के द्वारा लिखा गया है द जस्ट असैसिन्स। ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा गया है या रसिया में नहीं, फ्रेंच में लिखा गया है, फ्रेंच में लिखा गया है। और इस नाटक को लेकर इस ग्रुप के अंदर जो एक खास तरीके का पागलपन है, क्योंकि ये नाटक हम 8वीं बार करने जा रहे हैं ये नाटक लगातार। और इस नाटक को कहा जाता है कि इस नाटक को बनने में बहुत समय लगा था। और इस नाटक को बनने के बाद जिस तरह से ये मंच पर इसकी प्रस्तुति हुई और जिस तरह से एक लोगों के बीच में, लोगों के अंदर कुछ इस नाटक ने कुछ मूव कर दिया, कुछ भावनात्मक रूप से। और मतलब इसका एक पूरा एक्टिंग का प्रोसेस, इसका पूरा बनने का प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि मैं खुद इस नाटक का पात्र रहा हूँ। मैंने इसमें ओंकार का किरदार निभाया है, जो कि कोई और कर रहा है। इस बार मैं सुखेन का किरदार कर रहा हूँ। तो इस नाटक का इस ग्रुप को लेकर एक बहुत जुनून भरा एक मादा रहा है। इस नाटक पे थोड़ा और बातचीत करेंगे, इस नाटक के हिस्ट्री के बारे में और इसके बीच के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि जितनी बार भी इसका प्रदर्शन हुआ है निर्देशक योगेश कुमार जी रहे हैं। सर, आपसे शुरू करते हैं। नाटक हमने बात कर ली वैसे तो हिस्ट्री के बारे में। तो नाटक का जो एक लेवल पे, क्योंकि पहला नाटक, जैसे कि अभी भी हमने बात की कि पहला नाटक रहा है ये हमारे ग्रुप का, और उस हिसाब का एक इमोशनल बॉन्ड रहा है इस नाटक के साथ आपका। और उसके बाद जितने भी लोग जुड़े इस ग्रुप में, इस तरह के नाटकों का, इस तरह के इंटेंस नाटकों से जो जुड़ाव रहा है और उस तरह के किरदार को निभाने की जो जुनूनियत रही है, वो मेरे अंदर तो आपके थ्रू आई है। आपके अंदर कहाँ से आई, पहली बात। और दूसरी बात, फिर इस नाटक मतलब प्रदर्शन दर प्रदर्शन ये नाटक कैसे बना, कैसे बेहतरीन बना, और आज तक नाटक की कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में थोड़ा बढ़िया जानकारी। क्वेश्चन का पहला पार्ट कि ये जो इंटेंस नाटकों के प्रति जो प्रेम है वो कहाँ से आया। तो वैसे मुझे तो मतलब इसका कुछ कॉन्शियस जवाब तो मेरे पास नहीं है। मतलब ऐसा होता है, शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि जब आप किसी भी एक फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं तो इवेंचुअली आपको मतलब अपना कलर पता चलने लगता है, अपना फ्लेवर पता चलने लगता है कि मुझे जैसे एक्टिंग तो बहुत सारी शाखाएं हैं ना, एक्टिंग में बहुत सारे स्टाइल्स हैं। मुझे जो है रियलिज्म यानी रियलिटी से, बिकॉज एक्टिंग मोटे मोटे तौर पर यही मैं मानता हूँ कि अच्छी एक्टिंग की परिभाषा मेरे लिए ये रही है। और मुझे लगता है कि शायद काफ़ी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हम जब कोई फिल्म देखते हैं या कोई लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम यही चाहते हैं कि फूल अस, हमें पता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, बट कितना आप दिखा सकते हो कि ये एक्टिंग नहीं है ना। तो नकली है, हमें पता है, बट उसको रियलिटी के कितने नज़दीक आप लेकर जा सकते हैं, ये परिभाषा है। तो इसलिए रियलिस्टिक एक्टिंग जो है वो जो है मुझे मेरे हिसाब से एक्टिंग का पिनिकल लगा कि हाउ फार वी कैन गो टू फूल आवरसेल्व्स इन गिवन सर्कमस्टांसेस। हम कितना ज़्यादा इंडल्ज कर सकते हैं, यानी जो मेरा फियर नहीं है मैं उसमें कितना डर सकता हूँ, जो मेरा दुख नहीं है मैं उसमें कितना रो सकता हूँ, और जो चीज़ मुझे फ़नी नहीं लगती उसमें मैं कितना हंस सकता हूँ। तो ये चीज़ तो जैसे एक समय बीता एक्टिंग करते हुए, नाटक करते हुए, तो मुझे ये चीज़ फैसिनेट की, रियलिज्म। और ये चीज़ बाद में जाके मुझे हिट की कि स्टेज इज़ नॉट फॉर दैट। मतलब ऑफ कोर्स कैमरा एक ऐसी जगह, इफ यू वांट टू बी नेचुरल, जिसमें अगर कान में कोई विस्पर आप कर रहे हैं और या कोई बात आपको धीरे से ही कहनी है, मतलब रियलिटी ये कहती है कि इस बात को मैं बहुत मुंह में बुदबुदाऊंगा। तो स्टेज पे ये
कॉन्ट्रोडिक्शन पड़ जाता है कि अब मुझे बताना भी है बट ऑडियंस को सुनाना भी है। जबकि टेक्नोलॉजी आपको ये फ्रीडम देती है कि आप धीरे से भी बोलेंगे तो माइक अपने आप कैप्चर करेगा, ठीक बात, या आप कहीं भी मूव कर लेंगे तो कैमरा मैन जाकर आपको, यानी कैमरा has that responsibility to capture you or mic has the responsibility to capture your audio, while on stage actors की ही ये responsibility होती है कि हमें अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को ऑडियंस को सर्व करना है। सो ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज हुई कि हाँ यार, हम स्टेज पर कैमरा एक्टिंग कर रहे हैं। सो इसीलिए हमारी शुरू की कुछ परिस्थितियों में प्रोजेक्शन को लेकर कुछ शिकायतें आई हैं, है ना, और मिनिमलिस्टिक सेट्स और इन सब चीज़ों को लेकर। सो फिर मुझे लगा कि द बेस्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि, बिकॉज बेस्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि एक्टिंग, रियलिस्टिक एक्टिंग को स्टेज पर बेस्ट पॉसिबल वे क्या बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो जायज़ हत्यारे, जब आप नाटक बहुत पढ़े होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि राइटर ने इसको किस फ्लेवर में लिखा हुआ है। तो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि it could be a good movie rather than a play, but वही स्टेज पे with as an actor, because I'm an actor first, तो मुझे जहाँ पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे या और किसी मेंटल लेवल पे जो आपको चैलेंज करे और रियलिटी, मतलब उसमें रियलिटी आपको दिखाई देती है, नाउ इट्स अप टू यू एज एन एक्टर कि आप उसको स्टेज पर कैसे उतार सकते हैं। तो फैसिनेट करते हैं, इसलिए जायज़ हत्यारे एक ऐसा नाटक है जिसमें लगता है कि वो अपार क्षमता है जिसको हम बार बार कर सकते हैं और ला सकते हैं उस वर्ष तक। तो दैट्स वाई फ्लेवर जो है रियलिज्म मुझे मिल गया। मैं इट वाज नॉट माय चॉइस, कॉन्शियस चॉइस मुझे लगता है। क्या ठीक है। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही था कि जब आपने पहली बार ये नाटक, इस नाटक को का प्रदर्शन करवाया, मतलब रंगमंच पे उतारा, और आज हो रहे होंगे 3 से 4 साल, 4 से 5 साल हो रहे होंगे, वो ऐसी क्या चीज़ है जो इस नाटक के अंदर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऐसा होता है कि बस यार अब हो गया, मतलब इसको हमने पूरी तरह से, ये बहुत ऐसा अजीब सा शब्द है, चूस लिया, या इसको पूरी तरीके से हम जी चुके हैं डायरेक्शन के लेवल पे, एक्टिंग के लेवल पे। एक्टिंग के लेवल पे तो नहीं करते आप, बट एज एन डायरेक्टर आपको क्या और कमी लग रही है अभी इस नाटक में जो आप इसको बार बार करना चाह रहे हैं और बार बार इसको रंगमंच पे उतारना चाह रहे हैं? या सो बेसिकली ये सवाल एक और प्रोडक्शन हमारे ग्रुप का वेटिंग फॉर गोडो के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है वो भी एक ऐसा प्रोडक्शन है जो हमने कई बार किया है। और जहाँ तक ये कि व्हाट इज इट दैट यू स्टिल ट्राइंग टू अचीव, तो ये सवाल मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता, बिकॉज देयर इज अ लॉट, यू नो, जैसे कि उस रियलिटी के कितने नज़दीक आप पहुँच सके एज एन एक्टर। चलो पहले डायरेक्शन से बात करते हैं, तो हाँ। बहुत मोटी चीज मैं बताता हूँ। जो परिस्थितियां इस नाटक में दिखाई गई हैं, हमने उन परिस्थितियों को विटनेस भी नहीं किया है। तुमने, मैंने, हाँ, और हमारी जनरेशन ने शायद जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी और उस वक्त जो लोग थे वो उस वेव का हिस्सा रह चुके हैं। जैसे हमें पता है कि लॉकडाउन के दौरान कैसा फील होता है एज अ जनरेशन। ठीक बात है, हाँ। लेकिन जिसने कभी लॉकडाउन फेस नहीं किया, दे कैन जस्ट हैव एन ऑड आइडिया कि हाँ कैसा होता होगा जब लोग अपने घर में रहते होंगे और कैसे अपना मन मिलाते होंगे, दिस एंड दैट। सो पहली चीज तो ये कि उस परिस्थिति को पोर्ट्रे करना, उसके स्टेक्स एज एन एक्टर फील करना, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसान चीज होगी, और हम काफी अच्छे लेवल तक अचीव कर सके हैं एज एन एक्टर। सभी नहीं, कुछ एक्टर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्टर्स। तो पहली चीज तो यही कि वो स्टेक्स, डू यू अंडरस्टैंड द स्टेक्स? तो वो चीज मुझे लगता है कि वी हैव डन, यू नो, और अचीव अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ दैट, बट देयर इज अ लॉट टू अचीव इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दूसरी चीज, भगत सिंह को फांसी हुई थी जब उनकी एज क्या थी? 23-24 उम्र थी उनकी, और उनकी मैच्योरिटी को देखकर कोई कह सकता है आज की जनरेशन की, अगर स्पेसिफिकली बात करें, कि ये किताब बाय
आई एम एन एथिस्ट या जो भी बातें उन्होंने कही हैं कि 23 आज का 23 साल का इंसान आप उठाएं और भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे या जब वो 19-20 साल के थे और जैसी उनकी मानसिकता थी और उनकी मेच्योरिटी थी और उनका समझ रहे हो ना जो चीजें थी वो आज के इंसान से मैच की जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है डिफरेंट टाइम्स क्रिएट्स और यू नो birth to different kind of people intellectually and in any possible way. तो दूसरी चीज ये कि डू यू और एल्बर्ट कामू ने जो ये नाटक लिखा है ऑफ कोर्स उन्हीं के दिमाग की उपज है ना, वो ये सारे डायलॉग्स उन्हीं के कोट्स है ना, ठीक है, बिकॉज ऐसा कुछ इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री कि किसी ने ऐसा कहा, एल्बर्ट कामू ने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। एल्बर्ट कामू की एज क्या रही होगी जब उन्होंने ये नाटक लिखा होगा? ऑफ कोर्स ही मस्ट बी इन हिज 40s राइट और लेट 30s। में तो वो डेथ हो गई थी उनकी शायद, या हाँ डेथ हो गई थी, सो इवन लेट 30s चलिए मान। और ज्यादातर जो एक्टर्स इस नाटक में काम कर रहे हैं दे आर लेस देन 30 और 30। मुझे लगता है कि मैं सबसे वरिष्ठ एज वाइज भी और वैसे भी एक्सपीरियंस में इस नाटक में हूँ। स्वाति मैम को अगर छोड़ दिया जाए इस बार तो आई एम 32-33 राइट। सो बाकी सब तो मुझसे यंग है। तो एक लेट्स जस्ट से कि कनुष वाज प्लेइंग विवान और विवान की एज उसमें वही टीन एज है 17-18। कनुष इज लाइक 20 अराउंड। ओके, सो उस 20-year-old एक्टर के लिए किसी लेट 30s या मिड 30s के इंसान के इंटेलेक्ट को समझना आई डोंट थिंक इट्स रियली इजी और इजी एट ऑल। सो जो मुद्दा है, जिस तरह के लोग इसमें पोर्ट्रे किए गए हैं, मैंने तो अपने मतलब अभी तक मेरा जितने लोगों से एनकाउंटर किया है इट्स लाइक बहुत कम रेशियो है जो इस मानसिकता और इस सीरियसनेस या इस मानसिक तल पे बात करते हैं जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। the characters are so real but at the same time they are so fictional, the way they talk and the things they talk about. So मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी इंसान के लिए अपने आप को एक्टर के लिए उनसे अलाइन करना इज अ इजी टास्क। And when you are in the pursuit of reality, so ये तो चलो आप reality का pursuit ना भी कर रहे हो, realistic acting को बात छोड़ भी दें, तो you should understand what I'm saying। मेरे dialogue में actually मैं क्या convey करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो this is the second thing मोटे-मोटे तौर पर। तो that's what I'm trying to achieve as a director। but उसके अलावा जो technical चीज़ें of course उसमें हर किसी किरदार की जो वही ये सारी चीज़ें हम क्राफ्ट से किसकी आवाज़ का सुर क्या है, वॉल्यूम क्या है, बॉडी से आप उसे कैसे एक्सप्रेस करें, देन यू नो यूज ऑल द टूल्स टू टेल द स्टोरी दैट एल्बर्ट कामू हैज रोट, यू नो। सो मुझे तो दीज थिंग्स जब तक ये पूरी नहीं हो जाती जैसे कि मोटिवेटिंग भी कि यार देयर इज अ लॉट टू अचीव एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर एंड इवन एज एन ऑडियंस। I believe that the play is more than that, जितना भी हम कर पा रहे हैं, can offer that more than that, yeah। बढ़िया। So अब करंट सिचुएशन पे आते हैं। अब हम ये नाटक कर रहे हैं, हमने नाटक के बारे में बात नहीं की है, नाटक के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि नाटक का जो हिंदी रूपांतरण का जो नाम है जायज़ हत्यारे या जस्ट असैसिन्स। अगर इस चीज़ को जस्टिफाई करना हो कि भाई इस नाटक के को देखते हुए ये नाम कहाँ तक जस्टिफाई हो रहा है आपके हिसाब से, तो मतलब ये बहुत सीधी सी बात हो सकती है, बट आपके तरफ से मैं जानना चाहूँगा कि जायज़ हत्यारे का जो टाइटल है ये कैसे इसको भुना रहा है इस पूरे नाटक को? राइट, गुड क्वेश्चन। इसके टाइटल को लेकर ना मुझे अगर आप टाइटल समझते हैं इट्स कैप्टिवेटिंग इनफ। जायज़ हत्यारे, तो कौन हत्यारे जायज़, ये दोनों चीज़ें ही अपने आप में, ये दोनों वर्ड्स जो अपने आप में ना थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा करते हैं, कुछ एब्सर्डिटी दिखाते हैं। तो जायज़ हत्यारे हम कह सकते हैं
हमारी सरहद पे खड़े हुए जवान बिल्कुल सही जो बात है, हाँ हाँ। हमें बाहर जो 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 ईवल्स हैं, अगर कोई भी है मतलब उससे हमें बचाते हैं। लेकिन उस तरफ की सरहद खड़े हुए भी जायज़ हत्यारे हैं। इस तरह से देखा जाए तो जो लोग जिनको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मतलब कोई भी हत्यारा, मुझे नहीं लगता कि इफ़ यू आर जस्ट अ रैंडम किलर तो आपके पास मारने का कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो इन दैट सेंस एवरीवन इज जायज़ हत्यारे, मतलब दे मस्ट हैव देयर ओन रीज़न, उनका खुद का कुछ रीज़न तो होगा ही किसी की हत्या करने का। अब वो सही गलत हो सकता है, और सही गलत भी किस पैरामीटर पे होगा, पैरामीटर पे? ये कौन निर्धारित करेगा। तो ये सब सवाल अगर मेरे दिमाग में आएंगे तो मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि ओके, ये जायज़ को क्या जायज़ बना रहा है। ठीक बात है। और मैं देखूं कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है कि वो जायज़ है या नहीं है ना। तो पहली चीज़ ये, हिंदी में जायज़ हत्यारे ज़्यादा मुखर होता है इंग्लिश के द जस्ट से, बिकॉज ये जस्ट बिल्कुल सही वो बात वाला जो है ना कि जस्ट सेकंड वाला, ठीक है, हाँ, वो हाँ, उसमें पड़े तो वो द जस्ट कि वो जस्टिस वाला Just, जस्ट एज हाँ। अ चस्पा नहीं हो पाता, खासकर उनके लिए जिनके लिए इंग्लिश थोड़ा वीक मुश्किल है। है, हाँ, हाँ, जैसे कि द जस्ट के बाद क्या है, तो इसीलिए पूरा नाम द जस्ट असासिन्स फिर भी एक बार को आइडिया देता है तुम्हें कि ओके, द असासिन्स हु थिंक दे आर डूइंग द जस्टिस। सो हिंदी में जायज़ हत्यारे, मुझे लगता है कि ये नाटक ज़्यादा it tells the story of the context of the play। और दीपा साही और सुरेश भारद्वाज इनका हिंदी अडेप्टेशन किया है। अडेप्टेशन कहना भी ठीक नहीं होगा, ट्रांसलेशन ही है। अगर आप डायलॉग्स देखें तो वो हिंदी ट्रांसलेशन ही है। बट स्मार्ट चीज़ ये है उन दोनों को जो श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको बहुत अच्छे से फिट किया है, यू नो, बिकॉज रेवोल्यूशन इज रेवोल्यूशन जहाँ भी होता है। ठीक बात है। तो नाम बदल दीजिए, मानसिकता तो वही है जिससे रेवोल्यूशन जो क्रांतिकारी लोग हैं वो पैदा होते हैं। वो तो हर जगह सेम ही होती है, कारण डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वो सेम ही है। तो सिंस भारत की जो आज़ादी मिली है वो भी क्रांति का नतीजा रहा है, और क्रांतिकारियों के नाम हमें बचपन से पढ़ाए जाते हैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु। तो जब भी इन लोगों की तस्वीरें सामने आती हैं और मुझे लगता है कि टाइटल कैप्टिवेटिंग इसीलिए कि टाइटल में भी आपको एब्सर्डिटी, इफ़ यू आर फोकसिंग इनफ, यू कैन सी द एब्सर्डिटी इन देम। हत्या करने को जायज़ जायज़ ठहराना। जायज़ कैसे हो सकता है हत्या करना, किस सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। ठीक बात है। जैसे कि अभी आपने कहा कि यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि कोई भी आदमी जो हत्या कर रहा है, अब उसको बहुत वेग तरीके से नहीं करेंगे कि हत्या के तो बहुत सारे मायने हो सकते हैं, हत्या कर रहा है तो उसकी अपने एक जस्टिस सिस्टम होता है, हर एक आदमी का जस्टिस सिस्टम होता है। लेकिन अगर हमको एक बड़े समाज को तैयार करना है, चलाना है बिना किसी ऊहापोह के, तो एक कलेक्टिव जस्टिस है, ठीक है, एक कलेक्टिव जस्टिस है और एक है इंसान का अपना बनाया हुआ जस्टिस। और एक कलेक्टिव जस्टिस है जिसको एक सरकार गवर्न करती है और उस हिसाब से चलाती है, उसको आपको मानना पड़ता है, कानून कैसे, कानून के तहत उस चीज़ को मानना पड़ता है। और इस नाटक में भी एक कानून है, एक लेवल पे कानून है, ओके, ठीक है। और ये जो लोग हैं ये भी उस कानून के अंतर्गत ही आते हैं, अंडर ही आते हैं, भले इन्होंने उस चीज़ को रिवोल्यूट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और यही है कि जब आप किसी की हत्या करते हो तो किस चीज़, एक तो मेरा खुद का जस्टिस है, मैं किसी की हत्या कर रहा हूँ तो वो मेरा खुद का जस्टिस है, उस चीज़ को हटा देते हैं। लेकिन जब आप कलेक्टिव रूप से उस जस्टिस को देखते हो, उसको मारने के लिए मतलब उस चीज़ को देखते हो, तो इससे बहुत सारे लोगों के को दिक्कत हो सकती है। मुझे वो शब्द ढंग से नहीं याद आ रहा कि बहुत सारे लोगों को के साथ दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? या सो ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि अभी
चलिए उथोपिया में नहीं भी चाहते हैं, अगर रियलिटी बेस पे भी अगर बात करें तो अगर नैतिकता या कानून इतना आसान होता लोगों के लिए डिसाइड करना कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक कानून लागू किया जा सकता है अगर सब उस पर एग्री करते हैं तो। सो द वेरी फैक्ट के हर देश का ऑलमोस्ट, कुछ देश के सेम भी हैं जैसे चीन और रशिया जो है दे रन ऑन कम्युनिज्म, और इंडिया एंड अमेरिका दे आर डेमोक्रेसीज, और मोनार्की है इंग्लैंड में इस तरह से, सो डिक्टेटरशिप भी है। सो मीनिंग के डिफरेंट सेट ऑफ पीपल कैन हैव डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और सो द फैक्ट इज कि एक चीज सभी के लिए तो सही नहीं हो सकती, एक चीज सभी के लिए सही नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है कि नंबर्स शिफ्ट हो सकते हैं। मेरा शायद मैं प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से रख नहीं पाया कि जैसे इस नाटक में भी है कि मेरा जस्टिस सिस्टम या इस 5 लोगों का जस्टिस सिस्टम उस कलेक्टिव जस्टिस सिस्टम से बड़ा कैसे हो सकता है, राइट हाँ कुछ इस तरीके मैं समझ गया। तो पहले ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा था पृष्ठभूमि रखने के लिए जवाब का। तो अब ऐसे में भी जब कोई कहता है कि नहीं हमारे कानून, हमारे देश में जो कानून लागू है वो बेहतर है, तो उसकी उनके पास आर्ग्यूमेंट होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। और जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने असेंबली में बम भी फेंका था तो इट वाज नॉट इंटेंडेड कि हम लोगों को मारेंगे, इट वाज कि वो जो उनका द रीजंस द थिंग कि वो जो कर रहे हैं वो जायज है, इट इज फॉर द ग्रेटर कॉज। क्योंकि अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो लोगों की सम्मति तो होनी चाहिए ना उस पर, सही बात है ना। तो अगर कोई इंसान मरता है और 10 में से मेजॉरिटी 8-9 लोग अगर कहते हैं कि चैन की सांस लेते हैं, तो ये तो अपने इसमें तो आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खुद पता नहीं होता कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और गलत है, तो एटलीस्ट आप उनको समझा तो सकते हैं। जब वोट्स पड़ते हैं तो आते हैं ना हमारे लीडर्स हमारे घर बताने के लिए कि क्यों आप हमारी पार्टी को वोट कीजिए, ठीक बात है, और फिर आप फैसला कीजिए। कई बार जनता भी शोर मचा देती है कि हमें ये पार्टी नहीं चाहिए, सही बात है, हाँ। तो ऐसे में तो जो हाँ तो ऐसे में तो जो भी खड़ा हो जाए उस पार्टी को गिराने के लिए, हाँ, वो आप उसको समर्थन करेंगे, सही बात है। बिकॉज इट्स नॉट कि वी लव यू इसलिए हम आपको वोट कर रहे हैं। द थिंग इज दिस पर्टिकुलर पर्सन नीड्स टू गो अवे। सो या वक्त मतलब वो चीज़ कई बार लोग भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत पड़े, त्राहिमाम मचा ही रहे होंगे सारे देवता, तो आपको पता चल ही जाएगा कि इंद्रलोक पे किसी ने हमला कर दिया है। और कई बार जो है आप उन्हें बता सकते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विच यू डोंट अंडरस्टैंड बट यू आर पार्ट ऑफ इट, एंड आप जो परेशान है कि रात यार मैं कमा के तो 2 रोटी लाता हूँ, ये 1 रोटी रात को कहाँ गायब हो जाती है। वो दरअसल कुछ उसके पीछे स्पिरिचुअल कारण नहीं है, एक बंदा है जो रात को आता है और तुम्हारी रोटी ले जाता है, एंड यू शुड नो इट, ताकि फिर आप फैसला कर सको कि इस बंदे के साथ क्या करना है, राइट। सो ठीक है, इफ इट गिव्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। चलिए अब सीधे नाटक की तरफ चलते हैं, नाटक के बीचों बीच चलते हैं जहाँ से आप लगभग सारी चीज़ों को कवर कर सकते होंगे। नाटक का जो मेन द्वंद्व है नैतिकता और क्रांति के बीच का द्वंद्व, जैसे कि आपने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा है हाँ दोस्तोयेव्स्की का, तो अब मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है बट रस्कोल्निकोव एक खत पढ़ता है और जब वो उस बुढ़िया को मार देता है उसके बाद वो गिल्ट में रहता है और वो खत पढ़ता है। उस खत में एक बहुत वो निबंध नुमा खत है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि किसी ग्रेटर कॉज के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी होती हैं, जैसे उसमें जीसस का भी नाम आता है और बहुत सारे लोगों का नाम आता है कि जब कोई ग्रेटर कॉज होता है तो कोई ऐसा आदमी पैदा होता है
और वो रिवॉल्यूशन लाता है, और रिवॉल्यूशन लाने के लिए आप कुछ चीज़ें कुछ बनाई हुई अपनी नैतिकता को गिराना पड़ता है, बड़े कॉज के लिए कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं। सो ऐसे ही इस नाटक का जो मेन द्वंद्व है, जो दो, एक गरम दल नरम दल भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, कि सुखेन जैसा एक आदमी है जो कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है उस ग्रेटर कॉज को प्राप्त करने के लिए, वो उस क्रांति को लाने के लिए, उस खूबसूरत दुनिया को लाने के लिए। और दूसरी तरफ ये लोग हैं, खासकर विमी की एक जो मानसिकता है उस खूबसूरत दुनिया को लाने के लिए, वो जिस तरीके से, जिस प्रोसेस के साथ वहाँ तक जाना चाहता है और जिस प्रोसेस के साथ ये जाना चाहता है, इन दोनों मतलब इन दोनों विचारधाराओं को आप कैसे देखते हैं, और इसको एज एन डायरेक्टर आप कैसे एक्टर से निकालेंगे और कैसे दिखेगा ये लोगों तक, कैसे पहुंचेगा इस नाटक के हिसाब से? सो मेरा खुद का क्या मानना है इस बारे में? सो बेसिकली देखा जाए तो सुखेन और विमी, इनके रिश्ते में भी देखा जाए तो वो एब्सर्डिटी दिखाई देती है कि दोनों का जो कॉज है वो एक ही है, यानी कि वी वांट इंडिपेंडेंस, आज़ादी चाहते हैं ब्रिटिशर्स से, बट उसके कारण अलग है। मोटे मोटे तौर पर कारण भी सेम ही है, ठीक है, कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए और खुश रहें लोग और जुल्म ना हो, इस तरह से चीज़ें हों। बट उसमें भी अगर और ज़्यादा आप डिटेल में जाओ तो उसमें भी श्रेणियां बढ़ जाती हैं कि आपका किस चीज़ की आज़ादी से मतलब है, कि मुझे आज़ादी होनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ किस चीज़ के राइट्स की हम बात करें। जैसे अभी तो हम देश आज़ाद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें इस चीज़ की आज़ादी चाहिए, हमें उस चीज़ की आज़ादी चाहिए, तो वो वेरी कर सकते हैं। और सुखेन का भी मकसद, एक्चुअली सुखेन का कुछ ऐसा पर्टिकुलर मैं नहीं देख पाता एज एन डायरेक्टर भी, सुखेन का यही और उसको पता भी नहीं है कि क्या है, मतलब इतना पर्टिकुलर नहीं है, बिकॉज एंड इट मेक सेंस, बिकॉज सुखेन के लिए सुखेन वही इंसान है कि मुझे लोगों, जिस सिचुएशन में सुखेन नाटक में एंटर करता है वहां पर तो ये है, आई डोंट वांट दिस फाइट बिकॉज आई वांट वेल फॉर द पीपल। मैं ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि मुझे लोगों के भले की ज्यादा चिंता है, रादर देन इट्स अबाउट डूइंग बैड विद दोज पीपल ट्रायम्स, कि मुझे इन लोगों, मेरा इंटरेस्ट इस सरकार को गिराने में है, मेरा कुछ ज्यादती मामला है, तो मैं इसलिए, देखो रिजल्ट दोनों ही होगा। जैसे कि हम पिछले वाले अपने एग्जाम्पल वापस आते हैं कि जब त्राहिमाम मच रही है, बाय द वे इस नाटक में भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये त्राहिमाम वाली सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि सब ठीक चल रहा था और कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं इससे ठीक ये हो सकता है और उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया। रेवोल्यूशन हो ही नहीं सकता, ये रेवोल्यूशन कहलाएगा भी नहीं, ठीक है। तो त्राहिमाम मचा ही हुआ है, लोग ज्यादातर जो भारतीय है, और ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स तो बहुत पोटी भर लोग हैं, भारतीय लोग चाहे वो किसी भी प्रांत के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हैं, सब परेशान हैं ब्रिटिशर्स से। ये वो सिचुएशन है और इसी सिचुएशन में क्रांति जन्म ले सकती है। और लोग, त्राहिमाम तो मचे हुआ, हाहाकार मचा हुआ है, और तब ये लोग आगे बढ़ के आए, राइट। तो ये तो इसमें सिचुएशन है। तो सुखेन वो इंसान नहीं है जो त्राहिमाम सुन के लोगों के भले के लिए इन लोगों से लड़ना चाहता है। सुखेन इन लोगों से लड़ना चाहता है और उसका बाय प्रोडक्ट ये होगा कि लोग आजाद हो जाएंगे। सुखेन इस तरह से, क्योंकि उसको हेट फ्यूल करता है, राइट। सो उसके कुछ व्यक्तिगत कारण हैं इन लोगों से खार खाने के, या इन लोगों को। तो लेकिन अगर उसके सर व्यक्तिगत कारण है तो उन व्यक्तिगत आदमी को मारेगा ना वो, मान लीजिए किसी नहीं, मतलब मैंने कहा ना कि सुखेन वेग टर्म में देखता है। सुखेन को उस दिन का इंतजार है जब देश आजाद होगा, उसके बाद वो क्या करेगा शायद उसे पता नहीं है, या कि मतलब लोग क्या करेंगे, क्या लोगों को मिल जाएगा, व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट जिसके लिए है। जैसे विवान का है
फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, वो विवान अपने एक समझ में डायलॉग आता में है, हाँ, बोलता है, बिल्कुल। ठीक है। और देविका का भी है हम्म, और विमी का है, जो म्यूचुअल है, हम्म, that people should have a world where you can be you and love each other and it can be explicit कि किसी के दिल से काम लेना या दिल के खुलेपन को कमजोरी ना समझी जाए। एक ऐसी दुनिया जहां पर लोगों को अच्छा बन के रहने की आज़ादी हो, और ऐसी दुनिया ना हो जहां पे जस्ट बिकॉज यू आर innocent and a good person people will exploit you। सुखेन का जो कॉन्टेक्स्ट हमें नाटक में मिलते हैं, और सिंस पहले नाटकों के डायरेक्शंस में भी तुम रहे हो मतलब एज एन एक्टर, सो जैसा मैंने सुखेन की बैक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की, और जो नाटक में जिसका कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि व्हेन ही वाज इन जेल, और हम ने ये मान के चले हैं बिकॉज इट अलाइंस वेरी वेल विद द कैरेक्टराइजेशन कि सुखेन एक गरीब तबके से आता है, और जब विषम स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो गरीब तबका जो होता है, खासकर इकोनॉमिकल गरीब तबका फ्रंट लाइन पे होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि वॉर की वजह से गैस महंगी हुई है, तो अभी शायद हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं गैस, लेकिन कई लोगों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। सुखेन वहां से जन्म लेता है, तो सुखेन जो है वो नहीं कनेक्ट करता एक जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं जिनके पास जिनको जो बिल्कुल बहुत बड़ा मैटर हो जाता है तब उनको पता चलता है और वो उसके लिए लड़ते हैं। सुखेन ने तो शुरू से आखिर तक देखा है, उसने भूख से मरते हुए बच्चे देखे हैं, और उसने जो है अपनी बहन पे अत्याचार होते हुए देखे हैं जेल में रहते हुए, और तो उसके लिए वो बहुत व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है। तो सुखेन को फर्क नहीं पड़ता, सुखेन को हेट फील करता है कि दे हैव टू गो दीज पीपल, ठीक है ना। और उसके बाद बस वो ये जानता है कि चीज़ें बेहतर होंगी, क्या पर्टिकुलर चीज़ बेहतर होगी वो सुखेन पूरे नाटक में कहीं नहीं बताता, ठीक है। तो जबकि बाकी सभी पात्र बताते हैं कि हाँ, कि हम अल्टीमेट क्या चाहिए, गोल क्या है अल्टीमेट, हाँ ultimate मुझे goal। किस चीज़ ने मोटिवेट किया टू बिकम क्रांतिकारी, तो ये सुखेन है। और विमी इसलिए चाहता है जहां पर यू कैन पुट योर सॉफ्ट साइड आउट, एक अच्छे इंसान के तौर पे। तो जब भी वॉर्स हुए हैं, आर्टिस्ट लोगों की सबसे पहले दुर्गति होती है, बिकॉज व्हेन द हार्ड टाइम हिट्स, एसेंशियल चीजें देखी जाती है कि भाई अब खाओगे क्या, पहनोगे क्या, ओढ़ोगे, सर्वाइवल पे आ जाता है। हाँ, हालांकि मुझे लगता है कि आर्ट सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इट्स मोर देन दैट। बट जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उस चीज़ को उनके लिए समझना पॉसिबल नहीं है, और हो भी नहीं सकता शायद। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फिर भी उनको ज़रूरत होती है, लेकिन शायद वो उनकी प्रेफरेंस नहीं है। तो लेकिन जब आपकी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, नॉट आर्ट जैसे हम इसको देखते हैं, बट आर्ट की ज़रूरत कहीं ना कहीं जीवन में होती ही है। तो जब वॉर ख़त्म होता है और लोगों ने बहुत रियलिटी देख ली होती है, तब तो आर्ट की बहुत ज़रूरत होती है ना। लेकिन शायद आर्ट को एंटरटेनमेंट के रूप में या आर्ट्स को आजकल के रूप में भ्रमित करने के लिए ना कि उस पे से फोकस हटाने के लिए किया जाता है, बट नहीं, आर्ट मैं समझता हूँ कि उस चीज़ से आपको आज़ादी देती है या आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर कर दे। सो खैर एनीवे, बट विमी क्योंकि ये एक सॉफ्ट इंसान है, पोएट है, सो वो एक आर्टिस्ट को भी यहाँ पे कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है, और उसका कॉज ऑफ मोटिवेशन जो है उसका क्रांतिकारी बनने का, वो उस दिन के लिए लड़ता है जहाँ पर वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे लोगों से प्यार है। ही इज एम्पैथेटिक पर्सन, और उसे वो है जो सब लोगों को खुश देखकर बहुत खुश होता है ना। जब दो प्रेमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं उसे अच्छा लगता है, जब कोई बच्चे को खेलते हुए देखता है उससे अच्छा लगता है। तो उन लोगों के लिए विमी लड़ रहा है, और विमी को कोई ज्यादा बैर नहीं है, क्योंकि
विमी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, और ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। कि एक सुखेन का डायलॉग है जब देविका पूछती है कि अगर जिन लोगों के लिए तुम लड़ रहे हो और जिस तरह से तुम लड़ रहे हो, अगर वो लोग उस वे को एक्सेप्ट ना करें, क्या तब भी उन पर वार करते रहोगे? और सुखेन का जवाब होता है हाँ, करता रहूंगा, तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे उनको ये कन्विंस ना हो जाए कि इट इज फॉर द ग्रेटर कॉज, है ना? बट इट्स नॉट द आंसर। विमी कहता है कि मुझे उन लोगों से प्यार है, मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं जो आज जिंदा हैं। मुझे वो चीज फील करती है कि आई एम फाइटिंग फॉर पीपल हु आर स्टिल देयर, यू नो। और मुझे जिंदगी से प्यार है, इसीलिए मैं लड़ रहा हूं। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रोडिक्टरी डायलॉग्स है वो बहुत सारे हैं इस नाटक में। तो यानी कि विमी की स्थिति ये है कि मुझे लगता है कि कोई जैसे किसी की जान लेना उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा जो जान की कीमत जानता है, रादर देन कोई ऐसा इंसान जिसमें कोई एम्पैथी नहीं है और जो है ना हेट अगर फ्यूल कर रही है फिर तो आप किसी को भी मार सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन इफ यू वैल्यू द लाइफ देन किलिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और विमी वो तक करने के लिए तैयार फॉर द ग्रेट। जैसे सुखेन और विमी के बीच में जो एक खास तरीके का द्वंद्व है, इसको ऐसे देखते हैं थोड़ा और इसको लाइट करते हुए कि जैसे एक आदमी है, उसकी बहन का रेप हुआ। अब उस आदमी के पास दो चॉइसेस हैं, एक तो वो इस तरीके से जस्टिस को प्राप्त करे, कोर्ट कानून पहले FIR होगा, ब्ला 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 वहाँ तक पहुँचेगा, और उसके बाद भी उसे पता नहीं है कि उसको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। राइट। बहुत सारे लूप होल्स हैं। और एक है कि उसने गन उठा लिया और मार दिया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर क्या जो है सुखेन का तरीका है कि किसी भी तरीके से जस्टिस, मतलब किसी भी तरीके से हमको वो चीज़ प्राप्त करनी है जो चीज़ चाहिए, और इनका है कि नहीं यार हमको भले थोड़ी देर में मिले, लेकिन जैसे भगत सिंह का भी था कि उन्होंने बाद में 3-4 शब्द जोड़े भी थे अपने सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक की, हमको ऐसा देश आज़ाद नहीं चाहिए जहाँ पे फिर काले चले जाए, गोरे चले जाएं और काले राज करने लगे। हमें ऐसा देश चाहिए जहाँ पे सब भाई खूबसूरती हो, ये हो, ऐसा हो, ऐसा हो, बहुत सारी चीज़ें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ऐसा सा। बट सुखेन का ये ही है कि भाई किसी भी हालत में मारना है, पीटना है, कैसे भी हमको वो चीज़ पानी है। और उसके अंदर जिस तरह का भी भाव है, जिस तरीके की हेट है, वो जहाँ से भी आ रही है उस चीज़ को ट्रिगर कर रही है। उस समय बहुत सारे लोगों को ऐसा ट्रिगर कर रही होगी देश के लेवल पे भी। तो क्या इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हो? मतलब पहले जैसे तुमने जो एग्जांपल दिया, किसी के बहन का किसी ने रेप किया और उसने उसको सीधा मार दिया, तो उसने वेट नहीं किया जस्टिस का, मतलब जो कानून देगा या ये देगा। तो ये चीज जो है वही अगेन इट वाज नॉट एक्चुअली जस्टिस। यहाँ पर जस्टिस उस इंसान का व्यक्तिगत रूप से उसके लिए जस्टिस है, बट इट वाज ट्रिगर्ड बाय हेट। ही वांटेड टू किल दैट पर्सन, यू नो। तो वो हेट ड्रिवन था, नॉट बिकॉज ही वांटेड जस्टिस। जस्टिस की परिभाषा क्या रखोगे आप? ठीक बात है, बहुत अगर जस्टिस की परिभाषा आपकी ये है कि आंख के बदले आंख बराबर, तराजू के पड़ले बराबर, तो आप उस इंसान का रेप कर दो जिसने तुम्हारी बहन का रेप किया, आप उसका रेप करवा दीजिए, ये हो जाएगा जस्टिस। तो कहने का मतलब ये है कि बिकॉज जैसे कि तुमने खुद ही कहा कि जस्टिस जो है वो एब्सर्ड है, वो व्यक्तिगत रूप पे किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। कोई कहेगा कि उसने तो गोली मार दी, कोई कहेगा कि मैं इसको तड़पा के मारना जस्टिस मानता हूं। कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है। इसीलिए जो खुद इन्वॉल्व होता है उस सीन में, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उस मानसिक स्थिति में नहीं रहेगा, वो बहुत व्यक्तिगत तरीके से सोचेगा। तो वी वांट अ कंपनी आउटसाइड द सिचुएशन जो रेशनली, दैट्स व्हाई वी नीड कानून की जरूरत है ना। अदरवाइज एक क्लाइंट में और उसमें फर्क नहीं होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज
ये है कि जो जैसा आपने कहा कि भगत सिंह ने ये कहा था कि हम ऐसा देश नहीं चाहते जहाँ पर वो चीज़ें रिप्लेस करके कोई और चला जाए, और यही है। सो वो इसीलिए है बिकॉज उनका वो उसी साइड में पढ़ते हैं जो कि इट वाज समवेयर वाज ट्रिगर्ड, जैसे भगत सिंह का बताते हैं जलियांवाला कांड वाज द ट्रिगर फॉर हिम टू बिकम एन एफिलिस्ट। बट जलियांवाला कांड में नॉट नेसेसरली के भगत सिंह के घर वाले इन्वॉल्व थे। सही बात, ठीक बात है। हाँ, हाँ। या आप कह सकते हो कि अच्छा उनके धर्म के लोग थे कि भाई सिख थे वहां पे जाता है, नहीं। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप गलती करें। भगत सिंह ने ये चीज ट्रिगर जरूर बना, लेकिन बट उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा कि इट इज हैपनिंग विद एवरीवन इन इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि भगत सिंह एक नेशनल के रूप में भी उनको ये होगा कि इंडिया में नहीं होना चाहिए या बाकी कहीं भी हो जाए। ठीक बात है। For him, the thing evil should not be tolerated. उसके रिजल्ट्स उन्होंने देखे जिसने उनको ट्रिगर किया, तो उनके लिए कम्युनल नहीं था या उनके लिए कुछ ऐसा नहीं था, इसीलिए उनका व्यक्तिगत नहीं था वो। विमी के लिए भी एज सच व्यक्तिगत नहीं है, इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि और सुखेन के लिए व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है। because I want to destroy them because because उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, अब ये कोई सही तरीका नहीं है आपके हिसाब से? जैसे कि इसमें विमी का डायलॉग है कि मैं जान गया हूँ कि ईवल से ना कोई खुशी नहीं मिलती। इफ यू आर ड्रिवन बाय ईवल इट्स अ विशियस सर्कल। ये तो वही हो गया कि तुमने मेरे लड़के को मारा, अब उनकी तरफ से कोई तुम्हारे लड़के को मारेगा, फिर उनकी तरफ से कोई तुम्हारे लड़के को। आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इट्स अ विशियस सर्कल। सो हाँ, सो ये तो हो गई, बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। फिर तो वही है। सो ग्रेटर कॉज वो रिजल्ट मैच कर सकते हैं, बट उसका कारण क्या है, वो पर्सनल है या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है, वो हेट से ड्रिवन है या फिर दूसरों के प्रति प्रेम से ड्रिवन है। ये चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी मैटर करती हैं। अच्छा, एक ऐसी भी चीज़ होती है कि जैसे अब देश गुलाम है और सबके, जैसे आपने बताया, सबके अपने अपने कारण हैं। कोई कुछ कारण लेके आ रहा है, कोई कुछ कारण लेकर आ रहा है, कोई कुछ कारण लेकर आ रहा है। तो उसी से गरम दल, नरम दल, बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं कि भाई मैं इसलिए देश आज़ाद चाहता हूँ या मारना चाहता हूँ या जो भी करना चाहता हूँ, अपने तरफ से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जैसे इंकलाब वाले ग्रुप्स हैं, इसी से मेरा ओंकार की तरफ भी जाऊंगा मैं सवाल को लेकर कि एक इंकलाब का ग्रुप है और वो भी एक तरह की क्या कहते हैं, पार्टी है और पार्टी, उसके अपने कानून है, उसके भी अपने कानून है कि मतलब किसी की हत्या करना, किसी की हत्या नहीं करना, किसको मारना है, कैसे मारना है, उसके भी अपने एक कानून है। अब विमी के अपने कॉज हैं इंकलाब के लिए और वो उसके तहत इस ग्रुप से जुड़ा है। देविका के अपने कॉज हैं, सुखेन के अपने कॉज हैं, और ये तीनों का मतलब एक या दोनों का, इन दोनों का तो मेनली द्वंद्व चल ही रहा है। और उस द्वंद्व के बाद चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अब ओंकार का भी अपना एक वो रहा होगा, अपना एक कॉज है उसका भी। लेकिन जब एक लीडर किसी पार्टी में आता है, उसको लीड करने का मौका मिलता है, तो क्या उसके अपने कॉज, अपनी जो अपनी एक किस तरह से वो इस चीज़ को देखता है, किस प्रोसेस के तहत वो जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाता होगा जहाँ तक है। और ओंकार, इस तरह से मैं जानना चाहूँगा कि ओंकार का किरदार किस तरह से इसको मतलब कैसा जलब करता है इनके साथ, इनके अपने अपने विचारों के साथ कैसे जलब करता है और कैसे उस पार्टी के उस डेकोरम को बना के और फिर किसी की हत्या करना या उस चीज़ को अंजाम तक पहुंचाना। तो ओंकार का जो एक किरदार है, ओंकार का जो ये एक वो है, उसको कैसे देखते हो आप? सो ओंकार बेसिकली एक लीडर है और लीडर्स की मैं समझता हूँ एक खास क्वालिटी ये होती है, बिकॉज इफ यू आर लीडिंग अ पैक ऑफ वेरी डिफरेंट पीपल, देन अगेन वही चीज होती है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम, और
द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यू कैन फाइंड जो कि ग्रेटर कॉज में। सो ओंकार के अपने व्यक्तिगत रीजन हो सकते हैं, जैसे एज अ टीचर आप नहीं चाहोगे कि मैं जैसे सिखाता हूं आप उसे सीखो। कई बार आपको स्टूडेंट के, बिकॉज अलग अलग स्टूडेंट्स की अपनी क्षमताएं होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं और अपनी स्पीड होती है, तो आपको अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग अपनी लीडरशिप जो स्ट्रेटजीज है वो चेंज करनी पड़ सकती हैं बेस्ड ऑन देम, है ना। तो ओंकार का जहां तक मैं देख पाता हूं, और वो हमने कैरेक्टराइजेशन में भी ऐड किया था कि ओंकार का भी जो रीजन है वो एक ग्रेटर कॉज के तरीके से है। यानी कि वो भी लोग, अब इसीलिए ये नाटक मुझे बहुत पसंद है कि सब सारे बहुत अननेसेसरीली इसमें लोग भरे नहीं गए हैं। अगर लोग अलग अलग किरदार बनाए गए हैं तो दे आर डिफरेंट ऑन मैनी लेवल्स। तो उनका, जैसे हमने दो कैटेगरी की बात की कि एक हेट से ड्रिवन है और एक लव से ड्रिवन है। ओंकार एक हमने कैरेक्टराइजेशन में ये चीज डाली थी कि ही कम्स फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, अ गुड बैकग्राउंड। तो उसके व्यक्तिगत कारण नहीं है। गुलामी के दौरान भी ऐसी बहुत सारी फैमिली थी जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी चल रही थी। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे और टैक्स जो भी था उनको कम थे। अंग्रेज जो भी लॉर्ड्स एंड वॉइसरायर्स वगैरह थे उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो दे वर नॉट सफरिंग एज सच, जो कि मतलब जैसे गरीब लोग जिस तरह से सफर कर रहे थे। शायद इकोनॉमिकली थोड़ा उनके लिए टैक्स ज्यादा लगना ये सब चीजें हो सकती है, बट दे वर ओके विद दैट, राइट। जब आप और क्या, जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो तब भी तो आप वहां के हिसाब से टैक्स पे करते हो ना। तो वहां कर रहे हो जब तुम अपने बच्चों को पढ़ा के यहाँ, तो यहाँ भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, तो हमारे लिए सिलेंडर इतना महंगा नहीं है। तो आई डोंट केयर कि 2 रुपए महंगा हो गया, 50 रुपए महंगा हो गया। जब तक सिलेंडर का प्राइस 10 लाख रुपए पर सिलेंडर नहीं हो जाता तब तक शायद मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो इसके बावजूद ओंकार एक क्रांतिकारी बन गया। क्यों? बिकॉज हम यही देखते हैं कि एम्पैथेटिक लोग तो हर वर्ग में हो सकते हैं ना। कोई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे भगवान बुद्ध इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भगवान बुद्ध को तो कोई जीवन में परेशानी नहीं थी, बट स्टिल वो उनका खालीपन जो था वहां से कहानी शुरू हुई, और कहानी यहां भी खत्म हो सकती थी कि मैं भर गया। देन व्हाई टू गो एंड फिल अदर पीपल, जबकि आपको पता है कि इसमें बहुत परेशानी होने वाली है, बहुत लोग विरोध भी करेंगे आपका, बट इट इज फॉर द ग्रेटर कॉज, यू नो। सो ओंकार का रीजन मुझे यही लगता है कि ओंकार ने अपना फिल करने के बाद जब मेरा पेट भर गया, ही लुक्स अप टू पीपल जिनको खाने की बहुत ज़रूरत है, एंड मे बी ही फील्स अशेम्ड कि जहाँ लोग भूख से तड़प के मर रहे हैं मैं कैसे ये इतने कोर्स मील खा सकता हूँ। और वो चीज़ ओंकार को ट्रिगर करती है और उसको लीडर बनाती है। तो द वेरी फैक्ट कि ओंकार दूसरे लोगों के लिए सोच रहा है, तो उसके अंदर पहले से ही वो क्वालिटी है कि वो व्यक्तिगत तरीके से कोई पर्सनली नहीं सोचता, एंड इट्स अ गुड क्वालिटी, यू नो। लीडर की ये क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ओंकार वोटिंग में बिलीव करता है। जब सवाल उठता है तो वो सबसे सलाह लेता है, अपना भी ओपिनियन रखता है वो, बट अगर वो बोले कि मैंने ये बोल दिया अब यही होगा, तो वो एक प्राइड वाली बात है। क्योंकि शुरुआत में भी जब वो इतना भसड़ मस्ती है तो ओंकार थोड़ा परेशान होता है। हाँ, हम कोई समझते लोग नहीं भाई, हम भांड है। तो ओंकार भी बहुत परेशान कि बम नहीं फेंका, क्या हो गया, गलती क्या हो गई, क्या मतलब, क्योंकि सारा काम तो सारी जिम्मेदारी तो उसके ऊपर है आखिरकार। और वो परेशान होता है ना कि विमी से भी पूछता कि क्या तुम डर गए, ये तो कैसे हो गई, ये हो गया तो, और बच्चे परेशान होता है। फिर जब विमी उसको बताता है और बाकी वोटिंग करता है, पर उसके अलावा भी उसका एक व्यक्तिगत तो होगा। और एज एन विमी आपको शायद, या एज एन डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि उसका व्यक्तिगत क्या हो सकता है कि नहीं मालूम चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब
डायरेक्शन में तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ, और जो राइटिंग है उससे लगता है कि हाँ ऑफ कोर्स कि वो बहुत इजीली कन्विंस हो जाता है इस चीज़ को लेकर, और जैसे आगे जाके वो खुद भी बहस का पार्ट बनता है और सुखेन से थोड़ी बहुत बहस करता है, तो उससे पता चलता है कि इट वाज नॉट ओके, यू नो। और ओंकार खुद था, बट अगेन ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है कि मुझे ऐसा लगता है तो वही हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात। जो लोग उस देखो, बिकॉज मैं जो भी डिसीजन लूंगा उससे यहाँ पर जो लोग हैं वो सभी तो इफेक्ट होंगे ना, तो मुझे उनके पास हक है कि भाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं, उसके बाद आपके ये फर्क पड़ेगा, तो उनसे हमें पूछना चाहिए। तो वो देविका से भी वोट लेता है, विवान से भी वोट लेता है, इवन सुखेन से भी वोट लेता है, और विमी का तो सेल्फ एविडेंट होता ही है ना, और अपना भी वोट रखता है और उसके बेस पे वो रिजल्ट देता है। तो अगेन डेमोक्रेसी नॉट वर्किंग लाइक अ ट्रायंफ, यू नो। तो ही वाज अ गुड लीडर, और भी बहुत सारी चीजें नाटक में तो क्वालिटीज दिखाई गई हैं। सो द थिंग इज कि ये तीसरी एक चीज है। देखा जाए तो विमी और सुखेन दोनों का पर्सनली कह सकते हैं कि वो प्यार करना चाहते हैं। विमी प्यार करना चाहता है। अब वो ठीक है किसी पर्टिकुलर औरत से प्यार नहीं करना चाहता, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर है, दुनिया में प्यार को जगह मिलनी चाहिए। और सुखेन को तो हेट ड्राइव करता ही है ना, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस ऐसी वाली सिचुएशन। लेकिन ओंकार का यहाँ पर बहुत स्थित प्रज्ञा है। ये डायरेक्टली खुद अफेक्टेड नहीं है, बट आउट ऑफ एम्पैथी फॉर द पीपल ही बिकम्स पार्ट ऑफ द पार्टी, आई थिंक। या ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे कि इंकलाब को प्रेम से बहुत जोड़ा जाता है काफ़ी जगहों पे। तुम इंकलाब लिखो, मैं प्रेम लिखूंगा, और ऐसे ही जोड़ा जाता है या अपोजिट माना जाता है? क्या अपोजिट नहीं माना जाता। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे कि भगत सिंह ने भी कहा था कि इस बार तो मौका नहीं है, लिखा है उन्होंने बकायदे, इस बार तो मौका नहीं है कि मैं प्रेम कर सकूं, तो मैं इंकलाब कर रहा हूं, अगला जन्म मिलेगा तो मैं अपनी महबूबा की बाहों में ही अपना सारा जीवन बिताना चाहूँगा। सो और फिर इस नाटक में भी एक प्यार की झलक मिलती है, प्रेम की झलक मिलती है, जो इसकी मेन क्या बोलेंगे, प्रोटैगनिस्ट नहीं, और के किरदार को क्या बोलते हैं? अरे मतलब जो मेन लीड हाँ, तो कहा जा सकता है प्रोटैगनिस्ट। हाँ, तो देविका हो गई, और देविका और विमी के बीच में जो देविका पहल करती है उस प्रेम का, और जिस तरह से वो विमी को बरगलाती है उस अपने जुनूनियत को कि वहीं पे मैं खत्म हो जाऊंगा, उसको हटाने के लिए। तो इसमें जिस तरह का प्यार दिखाया गया है, उस मतलब अल्बर्ट कामू की नज़र से इस तरह के प्रेम का क्या अर्थ हो सकता है, और क्यों, किस गहराई का प्रेम है ये, और देविका और विमी के किरदार के विषय में थोड़ा सा। प्रेम तो प्रेम होता है जहाँ तक मुझे लगता है, पर इसमें बोलती है ना कि मैं भी तुम्हें उससे सही, देविका एक लड़के की तरह प्रेम करना चाहती है शायद। राइट, मतलब वही टेंशन दिखाई है, वही द्वंद दिखाया है, दैट ये चीज़ नाटक में ऑडियंस को बहुत साफ क्लियर हो जाएगी, बिकॉज इनकी पर्सनल कन्वर्सेशंस में दिखाएं कि ऑफ कोर्स दे लव ईच अदर। हालांकि देविका कहती है कि, और विमान भी कहता है कि मैं आप सभी को प्यार करता हूँ। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका हो गया कि बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर द सेम कॉज, सो इट इज़ अ कॉमन ग्राउंड अमंग अस, एंड बहुत अच्छी हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है, एंड लव यू ब्रदर्स वाला है ना, ब्रदरहुड वाला प्यार हो गया, और एक पर्सनल प्यार होता है, राइट। सो एक स्त्री की तरह प्यार जैसे वो अगर करती है, ये स्त्री वाला प्यार नहीं, जो प्यार वो सबसे करती है। ये प्यार जो है एक आइडियोलॉजिकल जो आप मानसिकताएं सबसे मिलती हैं, और एक ह्यूमैनिटी वाला प्यार आप क्या कह सकते हैं, या ब्रदरहुड वाला प्यार ज़्यादा सही शब्द होगा, वो हो सकता है। लेकिन एक व्यक्तिगत प्यार होता है, राइट। तो वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि विमी और देविका के बीच में कहीं ना कहीं हुआ है, और हमें ही नहीं, मतलब सुखेन को भी और बाकी लोग भी कहीं ना कहीं शायद जानते हैं। बट अगर कोई इंसान
प्यार करने वाला है, अगर प्यार को वो सबसे ऊंची जगह पे रखता है, तो टफ कंडीशंस में द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन विद देम इज कि वो प्यार ना कर पाए। लाइक कि अगर तुम्हें किसी फूडी को यातना देनी है तो उसको खाना मत दो, ये उसके लिए सबसे बड़ी यातना होगी। तो अगर आपको किसी प्यार करने वाले को यातना देनी है तो आप उसे प्यार मत दो। मुझे लगता है कि अगर मजनू को यातना देनी होती तो उससे बोला जाता कि हमारे पास ऐसी मशीन है जिससे तू लैला को याद भी नहीं कर पाएगा। तो मजनू कुछ भी करता है कि नहीं, यादों के सहारे तो मैं जिंदा हूँ, मुझे प्लीज ऐसा मत करो। तो यहाँ पर देविका और विमिका भी ऐसा ही है। और तो बेसिकली दिखाया जा रहा है कि आप एक क्रांतिकारी जो है वो सेक्रीफाइस क्या करता है, अपनी पर्सनल लाइफ जब वो सेक्रीफाइस करता है। बिकॉज इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कॉज देन देयर इज नो पर्सनल लाइफ फॉर यू गोज इनटू ड्रेन। जैसे तुमने कहा भगत सिंह, ऐसा नहीं है कि भगत सिंह भी प्यार करना चाहते होंगे, उनकी उम्र थी और खूबसूरत थे और इतने समझदार थे। ही हैड इट ऑल, he could be एक ideal man for many women। so लेकिन तो वही चीज़ कि इन लोगों के लिए वो जो टेंशन दिखाई है अल्बर्ट कामू ने कि क्या आप ऐसी यातना को समझते हैं जहाँ पर वो बताना ना चाहते हैं एक दूसरे से वो कितना प्यार करते हैं, पर जिस क्षण वो बताएं एक दूसरे को कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, उसी क्षण आप एक सच्चे इनकलाबी नहीं रह गए। ये रूल है, ये रूल है ना? क्योंकि ऐसे 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 बहुत सारे सीन आए हैं, उसी वक्त तुम कावर्ड हो गए, यू आर नॉट फिट फॉर दिस पार्टी। तो लेकिन है सबके, ओंकार भी अपना कावर्डिज्म एक्सेप्ट करता है कि आई एम फाइटिंग विद माय कावर्डिज्म। देविका को भी एक जो एक रेगुलर लाइफ होती है जहाँ पे एक पार्टनर से के साथ वो सब कुछ शेयर कर सकती है, जिसके साथ वो जुड़ सके, वही विमिका भी है। विवान को फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, ही वांट्स टू बिकम हिज बेस्ट वर्जन। और सुखेन तबाह हो चुका है। सुखेन को अब याद भी नहीं होगा कि वो किस लिए लड़ रहा है, अब नफरत ही रह गई है जो उसे ड्राइव करती है। एंड दिस इज द वर्स्ट कैन हैपन। इसी की बात विमी कहता है कि मैं मारते मारते ये नहीं भूलना चाहता कि मैं मार किस लिए रहा हूँ, सही बात, मैं कातिल बन किस लिए गया। तो अगर आपका रास्ता इस ओर ले जा रहा है तो बी केयरफुल, है ना? कि मेरा अब देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन मैंने इतने लोगों का कत्ल किया है कि अब कत्ल किए बिना रहा नहीं जाता। ठीक है, सो डोंट बिकम जेफरी डॉमर और यू नो सो शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा। हाँ, तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये बहुत फिजिकल चीज़ें तो दिखाई देती हैं कि ओ इसने अपनी सारी जायदाद छोड़ दी, इसने अपना ओहदा छोड़ दिया, इसने अपना परिवार छोड़ दिया, लेकिन किसी ने लिखना छोड़ दिया, किसी ने अपना प्यार छोड़ दिया, करना छोड़ दिया। ये चीज़ें इस तल पे शायद हम जीते हैं क्या? इस तल पे देश आज़ाद है, आई गेस। तो आई डोंट नो, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि लोग ये नाटक देखें। नहीं, सही है कि क्या ये पार्ट, डू यू इवन अंडरस्टैंड दिस? और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं करते। इफ दे डू, आई वांट टू नो कि देयर आर पीपल हु एग्जिस्ट, यू नो, और मैं उनके साथ रहना चाहूँगा, उनसे दोस्ती करना चाहूँगा। अदरवाइज यू नो देयर इज अ लॉट बैड थिंग्स टू, यू नो, ख़राब चीज़ें ज़्यादा प्रमोट होती हैं, अच्छी चीज़ें जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो आपको दिखाएंगे कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ मर्डर हुआ, रादर देन के किसी ने किसी की हेल्प करी, राइट? सो देयर आर वेरी फ्यू प्लेटफॉर्म्स जो अच्छाई को दिखा रहे हैं। शायद एग्जिस्ट करती है बट हमें दिखाया नहीं जा रहा। सो वो दिखाने की शायद अल्बर्ट कामू ने कोशिश की है कि देयर इज मोर देन थिंग्स,
that you can sacrifice for country or for greater cause is love. You're fighting for love and you're sacrificing the love. तो यहाँ पर ये बात भी होता है ना, बट वी लव आवर यू नो कंट्रीमैन, यू नो पीपल करते हैं हाँ, लेकिन वो तो एक वैसा यू नहीं कैन नॉट डिनाई ना कि हाँ। बस सबसे प्यार करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन एक तो चाहिए, एक तो द वन। द वन। तो देविका और विमी दोनों में वो टेंशन दिखाई है, और वो यही कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। और अगर ये चीज़ इस सीन को करते हुए हम लोगों को सैड कर पाए, या वो लोग दुखी हो पाए, या उनकी आंखों में आंसू ला पाए, तो इट वुड बी अ सक्सेस एज एन डायरेक्टर फॉर मी। नाइस नाइस नाइस। पांचवें मतलब आखिर के बारे में बात शायद नहीं करना चाहेंगे हम, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए Of course. स्पॉइलर हो जाएगा थोड़ा सा। सो बाकी नाटक बन के तैयार हो रहा है, और अब इनवाइट कर देते हैं, क्या करें, Yeah, sure. इनवाइट कर देते हैं। सो 3 अप्रैल को LTG ब्लैक कैनवस में 3:30 बजे, 3:30 बजे, 3:30 और 6:30 बजे, 3:30 बजे और 6:30 बजे हम ये अभी इतनी बात की हमने, तो आपका ज़रा सा भी अगर इंटरेस्ट बना हो इस नाटक के लिए, और आपको मज़ा आएगा, बहुत 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 खूबसूरत तो नहीं है नाटक, मतलब बहुत ही हृदय विदारक नाटक है, अपने वे में खूबसूरत, अपने वे में खूबसूरत है। कौन कहता है खूबसूरती सिर्फ खुशी में होती है। हाँ, सो बहुत बेहतरीन, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, और बहुत मेंटली प्रेशर झेल के एक्टर्स भी ये नाटक तैयार करवाएंगे सफेद करके, बाल सफेद करके, मतलब हमने अपने टीनेज किल कर दिए या मतलब, हाँ हाँ सही बात है, बूढ़ों का रोल कर करके, हाँ। तो या सो आपके लिए ही तो प्लीज़ आइएगा और इन्जॉय करिए, कुछ मूव करेगा तो हम भी सफल हो जाएंगे नाटक बनाने में। हमारा उद्देश्य भी मेनली यही होता है, इंटरटेनमेंट दूसरी लेयरिंग होती है, पहली लेयरिंग यही होती है कि हम कुछ आप तक पहुंच सकें, और हम बहुत बार पहुंच भी पाए हैं। सो शुक्रिया, धन्यवाद इतनी देर तक सुनने के लिए, और प्लीज़ आइए। थैंक यू वेरी मच।